नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। 2024 का लोकसभा चुनाव आम चुनाव नहीं है, सोच का चुनाव है, विश्वास का चुनाव है। जहां एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि यह संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा प्रतीत होता है कि यह क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व बचाने का चुनाव है। लोकसभा चुनाव मुकाबले में बेशक सबकी निगाहें सत्ताधारी दल भाजपा पर हों, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हें अपने भविष्य बचाने का भी संकट नजर आ रहा है। चाहे फिर अखिलेश यादव हों, चंद्रशेखर राव हों, तेजस्वी यादव हों, चंद्रबाबू नायडू हों, नीतीश कुमार हों, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, क्षेत्रीय दलों पर संकट है, विकट है। भविष्य की राजनीति दशा दिशा कैसे तय होगी, इसका चुनाव है। इसमें संदेह नहीं है कि दक्षिण के राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी भाजपा ने मेहनत की है, संघर्ष किया है, वहां जाकर जन भावनाओं को समझा है। इसी से क्षेत्रीय दलों पर संकट मंडराया हुआ है। बदलते समीकरणों को देखें अगर, तो बंगाल में ममता बनर्जी की चुनौती भी बढ़ी है। 2019 के चुनाव में जहां भाजपा ने 18 सीटें जीतने के बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटें हासिल कर भाजपा ने राज्य में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर लिया था। इसके बाद से ममता बनर्जी भाजपा के निशाने पर हैं। अभी हाल में संदेश खाली की घटना से दोनों में टकराव साफ है। 2024 के चुनाव में दोनों दल आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में सत्ता की बागडोर पर गहराते खतरों से निपटने के लिए यह चुनाव ममता के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण चुनाव है। इसी तरह झारखंड में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे हैं। चुनाव से पहले उनके बाहर आने की संभावना ना के बराबर है। लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव पर भी नजर है। सामाजिक समीकरणों को देखते हुए क्षेत्रीय पार्टियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर देखा जाए 2019 के लोकसभा चुनाव में रजत को एक सीट भी नसीब नहीं हुई थी। तो इससे एहसास होता है कि क्षेत्रीय दलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी से भी क्षेत्रीय दल समझौता कर रहे हैं। उनका जनाधार कम होने के बावजूद भी क्षेत्रीय में सीट दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस और क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक बनते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे की मजबूरी होते जा रहे हैं। सत्ता का संघर्ष, सबकी बात, सबके साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वहीं क्षेत्रीय दल के साथ जो आते हैं वो भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस एक जमाने में इतनी सीटें जीती थी जिसका इतिहास आज तक नहीं टूट पाया, 414 सीटें जीतने का इतिहास कांग्रेस के हाथ है, उसके हाथ के पंजे में दम थी। लेकिन आज हाथ का पंजा इतना कमजोर हो गया है कि कभी साइकिल पकड़ता है तो कभी हाथी का महावत बनता है, फिर भी वो सत्ता में प्रवेश नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की। जितनी यहाँ की आबादी है, जितना यहाँ का क्षेत्रफल है, कई सारे देश भी इससे
छोटे नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बिना अखिलेश यादव के बात अधूरी होती है। सपा के आसपास उत्तर प्रदेश घूमता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कोई कमाल नहीं कर पाए हैं। जब से अखिलेश यादव के पिताश्री नेताजी ने अखिलेश यादव को सपा की बागडोर सौंपी है, तब से लगातार सपा की सीटें कम हो रही हैं। 2 लोकसभा चुनाव हुए, नेताजी के विरोध के बावजूद भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन का चुनाव लड़ा। कभी 37 सीट जीतने वाली सपा 5 पर सिमट गई और 5 का कार्यकाल का भी 5 वर्ष नहीं बीत पाया। कुछ घटना के कारण 2 सांसद स्वर्गलोक सिधार गए। फिर भी अखिलेश यादव में चेत नहीं आ रही है। चाचा का लगातार निरादर कर अपना जनाधार, अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। जब सत्ता आने के बाद अहम आ जाता है तो उस अहम को कहीं ना कहीं जनता धीरे धीरे तोड़ देती है, और वही हो रहा है। 14 हो 19 हो अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लगा और दोनों बार का आंकड़ा 5 के पार नहीं हुआ। वहीं 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा को हार नसीब हुई। जहां 2012 में सपा प्रचंड सीट के साथ वापसी करती है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, वहीं आज उसे दहाई का आंकड़ा भी लोकसभा में नसीब नहीं होता है। एक तरफ अखिलेश यादव के सामने दहाई का आंकड़ा छूने का चैलेंज है, वहीं अपना जनाधार बचाने की भी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो सिर्फ सत्ता ही नहीं, कई पार्टियां भी छिन्न भिन्न हो गई। महाराष्ट्र के 2 बड़े नेताओं एनसीपी भी पवार गुट के प्रमुख शरद पवार व शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टियों को ध्वस्त कर पार्टी अलग अलग कर दी। 81 वर्षीय बुजुर्ग शरद पवार अपनी पार्टी के साथ खुद का अस्तित्व बचाने की लड़ाई इस चुनाव में लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके बागी भतीजे अजीत पवार ने न केवल भाजपा के साथ जाकर उप मुख्यमंत्री बने, बल्कि उनकी पार्टी पर भी कब्जा कर लिया। अर्थात कहा जाए तो चचा भतीजे का संकट देश की राजनीति या क्षेत्रीय दलों की राजनीति पर हावी है। वही हाल शिवसेना का हुआ, जिनके वरिष्ठ नेता रहे एकनाथ शिंदे भाजपा से मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तीर धनुष समेत शिवसेना को भी कब्जे में कर लिया। एक समय था शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि एक विक्रम चलाने वाला मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। तो राजनीति के कार्य में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वही टेम्पो चलाने वाला आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है और उसी पार्टी का सर्वे सर्वा है। ये होता है समय। अगर समय को समय मिले तो समय बदलते वक्त नहीं लगता है। हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। तमिलनाडु में जयललिता के देहांत के बाद से ही अन्ना द्रमुक अंदरूनी कला से जूझती नजर आ रही। इस चुनाव में भी पार्टी का हाल पिछले चुनाव से भी बदतर है। पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और पूर्व सीएम पनीरसेल्वम कि भविष्य की सियासत दांव पर होगी। तेलंगाना में 4 महीने पहले तक सत्ता के शहंशाह रहे बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में चित कर दिया। अब लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी बिखरती दिख रही और विपक्ष जगह लेने के लिए भाजपा आक्रामक रणनीति अपना रही। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों के लिए चुनाव दोहरी कसौटी है, क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव क्षेत्रीय पार्टियों के अपने अस्तित्व बचाने का चुनाव है।
अगर समय रहते नहीं चेते तो क्षेत्रीय पार्टियां का अस्तित्व संकट में होगा और धीरे धीरे वो अंत की ओर अग्रसर हो रही हैं। इसलिए कहा जाता है समय की परख, समय की नज़र और समय रहते नहीं चेतता कोई तो समय बदलते वक्त नहीं लगता है। समय पर सही कार्य नहीं हुए तो समय सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए समय के हिसाब से कार्य करना होगा और आगे की परिस्थितियों को, गतिविधियों को जानने के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।